दैट्स ग्रेट। तो वापस आने का कोई प्लान है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। ऐसे ही ठीक चल रही है पढ़ाई। फिर मैं ख़्याल है आगे भी ऐसे ही ना चलती जाए। ज़िंदगी आसान हो गई आपकी। ठीक है, चलो। तो आप वापस नहीं जाना चाहते वापस वाली लाइफ में? कि बस ये दिल कर रहा है कि अंदर बंद बैठे रहें इसी तरीके से। अच्छा, अच्छा, एहसाना नहीं आना चाहते, ठीक है। सही है। अच्छा जी, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अनदर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। आप उससे पहले आपको डॉक्टर फरीहा ने एक थ्योरी करवाई थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, दैट वाज़ पियाजेस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है? सो कैन एनीबॉडी डिफाइन व्हाट इज़ पर्सनैलिटी और व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? अपने वर्ड्स में कुछ भी बता दें जो आपको समझ आती है कि पर्सनैलिटी आप किस चीज़ को कहते हैं? बिकॉज़ ये इज़ अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड। कैरेक्टर, ओके, व्हाट एल्स? बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल ठीक है। बिहेवियर, कैरेक्टर, नेचर, क्या है और इसके अलावा? क्वालिटीज़, ट्रेट्स, एग्ज़ैक्टली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हों एक पर्सन की, उसके जो ट्रेट्स हों कुछ, ठीक है, स्पेसिफिक, हाउ ही बिहेव्स with other persons, how he relates with other person, ठीक है, and how he act or react to deal with different situations, ठीक है ना? So अगर आप इसको कंसाइज कर दें इस डेफिनेशन को, तो there are different enduring patterns of behavior which a person shows while dealing in with different situations, ठीक है? तो डिफरेंट पैटर्न्स हैं बिहेवियर के, एंड्योरिंग पैटर्न्स हैं कि जो इंसान शो कर रहा होता है जब वो डिफरेंट सिचुएशंस के साथ डील करता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मिलके एक पर्सनैलिटी बनाती हैं, ठीक है? नाउ आप अभी तक पढ़ चुके हैं पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है? कॉग्निटिव का क्या मतलब है? व्हाट इज कॉग्निटिव? कॉग्निशन क्या होती है? कैन यू एनीबॉडी टेल मी? एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो पियाजे जो था उसने बेसिकली ये बताया था कि हाउ योर थिंकिंग डेवलप्स, ठीक है, फ्रॉम चाइल्डहुड, फ्रॉम एन इन्फेंसी टिल एडल्टहुड, आपकी जो थिंकिंग की डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, आप कैसे सोचना शुरू करते हैं, थॉट प्रोसेस आपका शुरू कैसे होता है, ठीक है। और आज हम पढ़ रहे हैं साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट व्हिच वाज गिवन बाय फ्रॉइड, ठीक है। सो ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थ्योरी है, ऑल्दो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है लेकिन स्टिल क्योंकि फ्रॉइड जो था ही वाज अ न्यूरोफिजिशियन अलॉन्ग विद द साइकियाट्रिस्ट, ठीक है। तो उसने ये थ्योरी डेवलप की थी और उसके कुछ बड़ी डिफरेंट किस्म के जो हैं वो थॉट्स थे, लेकिन क्योंकि इस काफ़ी ज़्यादा इस थ्योरी को माना जाता है इसलिए इसको जो है वो हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ है। तो फ्रॉइड वाज बेसिकली न्यूरोफिजिशियन फ्रॉम 1856 to 1939 में उसकी डेथ हुई, एंड ही बिलीव्ड दैट एडल्ट पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स वर द रिजल्ट ऑफ अर्ली एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। तो उसने कहा कि जी जिस तरह से डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं इंडिविजुअल्स के, कुछ पर्सनैलिटीज़ हमें लगती हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, हम उनके साथ डील नहीं कर सकते, और कुछ बहुत ईज़ी गोइंग टाइप लोग होते हैं, ठीक है, कि जिनके साथ जो दे गेट अलोंग वेल विद एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं और डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, ये क्यों होती हैं? उसका ख़्याल था कि जो अर्ली चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर अफेक्ट आता है और वो शेप अप होती है। सो बेसिकली इसका एक मेन थीम ये था कि जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है
they help in the shaping of an adult personality. अब experiences कैसे हैं, whether they are good, whether they are bad, it is another story. वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है? तो ये फ्रॉइड साहब थे. Now, what makes your personality different from others? तो फ्रॉइड ने कहा कि देयर वाज सेक्स ड्राइव, ठीक है. सेक्स ड्राइव की जब हम बात सोचते हैं तो सेक्स ड्राइव के बारे में हम कहते हैं कि ओके इट शुड बी इन द एडल्ट्स. क्या सेक्स ड्राइव जो होती है एडल्ट्स में होती है, लेकिन उसने कहा कि नो, सेक्स ड्राइव इज इवन प्रेजेंट इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड में भी सेक्स ड्राइव प्रेजेंट होती है, ठीक है. और उसका ख्याल था कि सेक्स ड्राइव इज द मेन शेपर ऑफ पर्सनालिटी. सारी चीज़ इसके ऊपर ही रिलाई करती है और पर्सनालिटी जो होती है उसको मेनली यही सेक्स ड्राइव शेप करती है. तो ये कैसे करती है? He believed that we go through 5 stages of psychosexual development, and at each stage we experience pleasure. ठीक है. अब वो जो फ्रॉम इन्फेंसी टिल एडल्टहुड उसने पूरी लाइफ को 5 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया. प्याजे ने कितनी स्टेजेस बताई थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, किसी को पता? How many stages did he actually come up with while talking about the cognitive development? 4. Yes. तो फ्रॉइड जो है वो 5 स्टेजेस की बात करता है कि 5 स्टेजेस हैं लाइफ, ठीक है. साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होती है और हर स्टेज पे चाइल्ड जो है ही और शी एक्सपीरियंसेस प्लेयर इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है. सो एक वन पर्टिकुलर पार्ट उसकी बॉडी का जिसमें से वो प्लेयर ड्राइव करता है, ठीक है. और वो प्लेयर उसको मिलता है, उसको नहीं मिलता, ठीक है. ये फर्दर आगे डिसाइड करेगा कि उसकी पर्सनालिटी कैसे शेप अप होगी, ठीक है. और उसमें दो मेन चीज़ें और थी. एक थी एरोजेनस जोन और दूसरी थी फिक्सेशन. तो एरोजेनस जोन कौन सा है? जैसा अभी हमने बात की है कि देयर इज वन प्लेयर जोन इन द बॉडी फ्रॉम विच द चाइल्ड ड्राइव्स प्लेयर, ठीक है. तो एरोजेनस जोन वो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से प्लेयर ड्राइव होगा, ठीक है. और ये हमारी बॉडी का है. हर स्टेज के अंदर एक डिफरेंट बॉडी पार्ट जो है वो एक एरोजेनस जोन के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है. और वहां से बच्चा जो है वो प्लेयर ड्राइव करता है, ठीक है. इसको एरोजेनस, एरोजेनस का यह मतलब है कि जो आपको अराउज करे, ठीक है. तो ऐसा अराउजल आपको मिलता है और आप उस चीज को एंजॉय करते हैं. सो दे आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हैव स्पेशली स्ट्रॉन्ग प्लेयर गिविंग क्वालिटीज at particular stages of development. And what is fixation? Fix होने का क्या मतलब है? Fixation or getting fixed at some point. Cannot move. Exactly. तो ब्लॉक लग जाता है, ठीक है. आप आगे जा नहीं सकते उस जगह से, मूव नहीं कर सकते, बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं आप उस सिचुएशन के अंदर, ठीक है. और फ्रॉइड ने कहा रिमेन फर्म. यस. तो फ्रॉइड ने कहा कि ओके जो डिफरेंट साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं, ठीक है, जो डेवलपमेंट की, उसके अंदर हमने बात की है कि जी हर स्टेज में एक एरोजेनस जोन है जिससे बच्चा जो है वो प्लेयर गेन करता है, नंबर 1, ठीक है. अब क्या होता है कि जब वो प्लेयर गेन करने की कोशिश करता है तो एट टाइम्स उसको प्लेयर मिलता है, एट टाइम्स नहीं मिलता, ठीक है. उसकी डिजायर्स कुछ पूरी नहीं होती, ठीक है. अब अगर वो डिजायर्स जो हैं दे आर दे रिमेन अनफुलफिल्ड, दे रिमेन डेफिशिएंट, दे रिमेन अंडर ग्रेटिफाइड, एक ये सिचुएशन है. और दूसरी इसकी एक्सट्रीम है कि इफ द डिजायर्स आर ओवरली फुलफिल्ड, एक्सेसिवली फुलफिल्ड, ओवर ग्रेटिफाइड, क्योंकि हम कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है. तो क्या कहते हैं, या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है या उसमें किसी चीज़ की कमी रह जाती है, तो ये दोनों चीज़ें बुरी हैं, ठीक है. तो वो कहता है कि when the desires are either over gratified or under gratified, the child will get fixated, will get locked in that particular stage, ठीक है. तो लॉक हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेज में और वो आगे मूव नहीं कर सकेगा. अब लॉक होने का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली डेवलप नहीं करेगा, फिजिकली तो डेवलप हो रहा है, ठीक है. उसकी एज भी ऐसे से बढ़ रही है, उसकी डेवलपमेंट भी हो रही है, लेकिन उसके अंदर एक मेंटल ब्लॉक लग जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर, ठीक है. और वो जो मेंटल ब्लॉक है वो फर्दर क्या होगा कि वो जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसकी पर्सनालिटी बनेगी, उसके अंदर वो उस पर्टिकुलर स्टेज का मेंटल ब्लॉक जो है वो किसी न किसी फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है. कुछ ट्रेड्स होंगे उसकी पर्सनालिटी के कि जो बताएंगे कि अच्छा इसकी इस एज ग्रुप की या इस स्टेज की कुछ नीड्स पूरी नहीं हुई या एक्सेसिवली पूरी हो गई, ये जितनी उसको जरूरत होती है उससे डबल ट्रिपल पेरेंट्स ने उसकी नीड्स पूरी कर दी, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड फिक्सेशन.
एरोजेनस जोन जो है आप देख रहे हैं कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और फिक्सेशन जो हमने बात की अभी कि क्या होती है कि इट इज़ बेसिकली अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट अकर्स व्हेन इंडिविजुअल रिमेन्स लॉक्ड इन एन अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज बिकॉज नीड्स आर अंडर और ओवर ग्रेटिफाइड, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या चीज़ होती है ये आप आगे भी पढ़ेंगे जब कुछ अर्से में आप ये भी लेक्चर आएगा डिफेंस मैकेनिज्म, लेकिन डिफेंस एंड मैकेनिज्म दो वर्ड्स हैं, तो इससे समझ के आती है डिफेंस एंड मैकेनिज्म। What do you mean by defense? What does defense mean? Self-protection, exactly. So you are using some self-protection. You are using some technique. You are using some mechanism to defend yourself, to protect yourself. ठीक है। और आप प्रोटेक्ट किस चीज़ से करते हैं? अब अपने आप को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे? नॉर्मली इंसान किस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है? हर्ट होने से, पेन के आने से, ट्रॉमा से, ये सारी चीज़ें हैं जिससे इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म्स वो चीज़ें हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इनबिल्ट डाल दी हैं, ठीक है। सो जब भी किसी भी इंडिविजुअल जो है उसको कोई पेनफुल सिचुएशन क्रिएट होती है उसकी लाइफ में, ठीक है, कुछ फियर की सिचुएशन क्रिएट होती है, कुछ ट्रॉमा की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो ऑल ऑफ अ सडन दैट पर्सन brings up that defense mechanism to protect oneself, ठीक है। अब वो डिफेंस मैकेनिज्म कहाँ से आ रहा है? वो आपके अंदर खुद ही है, तो ताला ने डाल दिए हैं वो डिफरेंट। फॉर एग्जांपल एक डिफेंस मैकेनिज्म मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत कॉमन है, व्हिच इज डिनायल। डिनायल हम कब करते हैं कि जब हमारे पास कोई पेनफुल सिचुएशन आती है और हम उस पेन से बचने के लिए हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स ये होता है कि हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ प्रोटेक्टिव कवरिंग और अ शील्ड बिटवीन दैट सिचुएशन एंड बिटवीन अस, ठीक है। हम सिचुएशन और अपने दरमियान वो शील्ड लगा देते हैं कि नहीं 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 ये बात गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो सिचुएशन थी वो आपको तंग कर रही है, वो आपको पेन दे रही है, वो आपको हर्ट कर रही है, वो ट्रॉमेटाइजिंग है, ठीक है। सो आप उस ट्रॉमा को एक्सेप्ट करने से बचने के लिए, ठीक है, आप क्या करते हैं कि आई यू गो इनटू डिनायल कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म, बड़ा कॉमनली यूज डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। सो फिक्सेशन जो होती है ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है किसी भी इंडिविजुअल की, कि जब इंसान की नीड्स इधर इधर अंडर ग्रेटिफाइड और देर ओवर ग्रेटिफाइड, ज़्यादा पूरी हो गई या डेफिशिएंट रह गई, तो वो लॉक हो जाएगा उस स्टेज के अंदर। अब वो मेंटल लॉक ब्लॉक आ गया है लेकिन वो फिजिकली जो है वो क्या कहते हैं ग्रो कर रहा है। अब जब वो एडल्ट लाइफ में आएगा उसकी जो पर्सनालिटी बनेगी, ठीक है, तो उसकी पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स ऐसे होंगे जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होंगे और वो हमें बताएंगे कि अच्छा इस पर्टिकुलर पर्सन की इस स्टेज के अंदर जो है कोई नीड पूरी नहीं हुई, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ही पूरी हो गई जिसकी इतनी इसको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। So these are two main things that you need to know before diving into the Freud's theory of psychosexual development. Number one, erogenous zone, and number two, fixation. Erogenous zone, the zones in the body parts or the body parts from which the child derives pleasure, ठीक है। और ये हर स्टेज के अंदर एक डिफरेंट बॉडी पार्ट होता है। और नंबर टू इज फिक्सेशन। फिक्सेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट occurs when an individual remains locked up in an earlier developmental stage। और ये लॉक क्यों होगा? क्योंकि नीड्स इधर आर अंडर और ओवर ग्रेटिफाइड, ठीक है जी। ओके, सो एग्जांपल्स क्या फिक्सेशन की कि इधर यू आर weaning a child too early or too late। वीनिंग क्या होती है? वीनिंग क्या पता है? वीनिंग क्या होती है? वीन Weaning. What is weaning? हाँ जी, weaning के बारे में किसी को पता है कि weaning क्या है? Weaning is basically when a child is जो है आप जब उसकी वो करते हैं, यानी कि जो बच्चा है इन्फेंसी में है, ठीक है, और वो ब्रेस्ट फीड पे है या मिल्क फीड पे है, टॉप फीड पे है, ठीक है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करते हैं कि आप उसको सेमी सॉलिड्स की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। सेमी सॉलिड्स खिलाना शुरू कर दें। जैसे आप टीवी में एड्स देखते हैं, सेरेलैक की एड देख रहे हैं कि जी वो 4 मंथ्स का हो गया, 5 मंथ्स का हो गया, तो अब उसको आहिस्ता आहिस्ता आप दूसरी चीज़ें भी खाने को देते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड वीनिंग, ठीक है, कि आप उसको अब जो टॉप फीड है उससे थोड़ा सा हटा के
ठीक है। अब ये नहीं है कि उसकी सारी की सारी चीज़ उसे सिर्फ दूध से ही पूरी करनी है, अब उसके अलावा उसको और भी चीज़ें खाने की ज़रूरत है। दिस इज़ कॉल्ड वीनिंग। ठीक है। बीइंग टू स्ट्रिक्ट इन टॉयलेट ट्रेनिंग, जब हम बच्चा 3-4 साल का होता है तो आप उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करते हैं, उसको बताते हैं कि जी अच्छा अब तुमने अगर तुम्हें यूरिन पास करना होगा तो तुमने वॉशरूम जाना है, तुमने स्टूल पास करना है, तुमने वॉशरूम जाना है, ठीक है, तो तुम्हें पैम्पर के अंदर नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो है आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं बच्चे की तो उस वक्त भी फिक्सेशन होती है, ठीक है। और स्मूथिंग द चाइल्ड विद टू मच अटेंशन, तो अगर आप एक्स्ट्रा अटेंशन बच्चे को दे रहे हैं जितनी ज़रूरत नहीं है तो अगेन ये भी एक एग्जाम्पल है, फिक्सेशन इसके अंदर भी हो सकती है, ठीक है। Okay, so this is just an overview of the Freud psychosexual stages. Number one is oral stage, number two is anal stage, number three is phallic, then is latency and then genital. ठीक है, so वन बाय वन के बारे में देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फ्रॉइड की थ्योरी की है वो ये है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यूजुअली ऐसे आता है कि आपको पूछा जाएगा कि या आपको एक पर्टिकुलर सिनेरियो दिया जाएगा जिसके अंदर आपको कुछ एडल्ट के कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि ये बताएं कि जी किस पर्टिकुलर स्टेज में फिक्सेटेड है, ठीक है। तो वो पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होते हैं वो पैथोलॉजिकल होते हैं, ठीक है, नॉर्मल नहीं होते। नॉर्मल जो जिनकी पर्सनालिटी जो इन सारी स्टेजेस से नॉर्मली गुजर जाते हैं, ठीक है, उनकी एक पर्सनालिटी जो है वो बहुत कहना चाहिए कि प्लीजिंग पर्सनालिटी हो सकती है, ठीक है, या लाइकेबल पर्सनालिटी हो सकती है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर बंदे के अंदर आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट्स लगते हैं कि जो ठीक नहीं है और मेजोरिटी को ठीक नहीं लगते, ठीक है, या वो इरिटेटिंग लगते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ओके देयर इज सम प्रॉब्लम इन चाइल्डहुड, ठीक है। और क्वेश्चन भी यही आता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए जाते हैं जो कि पैथोलॉजिकल, हम उनको कहते हैं कि पैथोलॉजिकल पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, और आपसे पूछा जाता है कि ओके आप ये बताएं, आइडेंटिफाई करें कि ये पर्टिकुलर जो पर्सन है ये किस सिचुएशन में लॉक्ड है या फिक्सेटेड है, ठीक है। ओके, सो नंबर वन इज ओरल स्टेज। ओरल स्टेज जो है इसका ड्यूरेशन जो है इट इज फ्रॉम बर्थ टिल 18 मंथ्स, ठीक है। अब बर्थ टिल 18 मंथ्स ऑलमोस्ट यू कैन से दैट 1.5 ईयर का जो बच्चा है, बर्थ से लेकर 1.5 ईयर तक ये स्टेज चलती है। और इस स्टेज के अंदर जो उसका प्लेयर जोन है वो क्या है, माउथ है, माउथ। तो बच्चा आपने देखा होगा कि ये छोटा सा जो बच्चा है ये हर चीज़ मुंह में डालता है, ठीक है, पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद उसने, अब आप उसको जो है वो जो भी चीज़ बच्चा पकड़ेगा, ठीक है, वो टॉडलर बन गया, उसने थोड़ा बहुत जो है वो करना शुरू कर दिया है, क्रॉल करनी शुरू कर दी, ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं, लेकिन वो जो चीज़ पकड़ता है वो मुंह में डाल देता है, ठीक है। तो उसको प्लेयर मिलता है, उसका जो प्लेयर जोन है वो है इस वक्त माउथ। हर चीज़ मुंह के इर्द गिर्द घूम रही है उसके, ठीक है। बॉल पकड़ाएंगे बॉल मुंह में डाल लेगा, रिमोट पकड़ाएंगे रिमोट मुंह में डाल लेगा, टॉय पकड़ाएंगे टॉय मुंह में डाल लेगा, ठीक है। तो ये इसका प्लेयर जोन है, उसको उसे एंजॉयमेंट मिलती है, प्लेयर मिलता है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर्टिकुलर स्टेज में क्या होती हैं कि ओरल सेंसेशंस क्या है, थर्स्ट एंड हंगर, बच्चे को भूख लगनी है या उसको प्यास लगनी है, ठीक है। और वो अब क्या कहते हैं अपनी वो एग्रेशन कैसे शो करता है, कई दफ़ा जब बहुत ज़्यादा उसको ओरल एग्रेशन शो करता है कि सक करके, मतलब बहुत एग्रेसिवली सकिंग करके, चूइंग करके, कई दफ़ा वो बाइट भी कर जाता है, इतना ज़्यादा वो उसको एग्रेशन हो रहा होता है, ठीक है। मार मार तो नहीं सकता ना हाथ से, तो वो अपना माउथ यूज़ करता है एग्रेशन शो करने के लिए, ठीक है, टीदिंग से, ठीक है। तो बच्चे जब टीदिंग की स्टेज पे होते हैं तो आप देखें कि आप उनके मुंह में अगर अपनी उंगली डाल देंगे तो वो कई दफ़ा अभी उनके दांत नहीं आए होते, तो वो अपने जॉस को इतना जोर से प्रेस करते हैं कि एक बंदे की चीज निकल सकती है, कैसे ये वो अपनी ओरल एग्रेशन अगेन माउथ के इर्द गिर्द जो है वो शो कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको नॉर्मली नजर आती है एक बच्चे के अंदर इस पर्टिकुलर स्टेज पे, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर करना क्या है, मेनली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारे माइलस्टोन है जो होना चाहिए, सोसाइटी सेक्टरी फीडिंग एंड वीनिंग, यानी कि आपने 3 4 5 महीने बच्चे ने दूध पिया, बॉटल फीड ली या ब्रेस्ट फीड लिया, और उसके बाद ऐसे उसके बड़ा हो रहा है तो उसको अब सेमी सॉलिड्स भी चाहिए, और दूध से हट के अब उसने बाकी चीज़ें भी खानी है। तो इस पर्टिकुलर स्टेज पे कई दफ़ा बच्चे बहुत तंग करते हैं, कुछ खाते नहीं है, सेरेलैक नहीं खाएंगे, या मदर उसको चावल बना के देंगी, कोई और सेमी सॉलिड बना के देंगी, तो वो नहीं खाते, तंग करते हैं। तो सक्सेसफुल चीज़ तो ये होती है एक पर्टिकुलर स्टेज की कि आपको जो उसका टास्क है वो आप अचीव कर लें, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर हमारा टास्क क्या है कि हमने उसकी वीनिंग करानी है कि वो आहिस्ता आहिस्ता दूध से हटे, हर चीज़ सिर्फ खाली दूध ही ना पिए, बाकी और भी चीज़ें पीना शुरू कर दे, और अच्छे तरीके से करें, ये ना हो कि वो रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और वो नहीं खा पी रहा, और माँ भी परेशान हो रही है कि वो भूखा है और उसकी जो है वो दूध से वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही।
और बाकी चीज़ें उसको नहीं मिल रही, ठीक है। तो अब ये बात देखनी चाहिए कि जब हम देखते हैं कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है, ठीक है, माँ ब्रेस्ट फीड कराती है उसे, तो बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग जो है इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ कनेक्शन फॉर द चाइल्ड। या मेन सोर्स है कनेक्शन का चाइल्ड के लिए, और ये कनेक्शन किसके साथ हो रहा है, माँ के साथ हो रहा है। और इन 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 बिगर सिनेरियो में देखें तो ये कनेक्शन, उसका ट्रस्ट जो था, जो माँ के ऊपर डेवलप हो रहा था, ये आउटसाइड वर्ल्ड पे ट्रस्ट डेवलप हो रहा होता है उसका, ठीक है। अब इवेंचुअली वी नो दैट ऑल इन्फेंट्स आफ्टर लाइक 4 और 5 मंथ्स हैव टू बी वीन्ड। उनको दूध से आपने हटाना है, और आपने या बिल्कुल मतलब जो पहले 24 आवर्स दूध पे ही चल रहे थे, अब आप चाहते हैं कि जब वो कुछ और खाएं, ठीक है। तो अब आप जब ये कोशिश करना शुरू करते हैं, तो जो बच्चे की डिज़ायर थी, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं। वो तो एंजॉय कर रहे हैं सिर्फ दूध पे, ठीक है। अब आपने उसकी विश के अगेंस्ट आपने उसको कुछ और भी खिलाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो रियलिटी ये है कि उसको कुछ और भी खाने की ज़रूरत है। डिज़ायर क्या है कि वो खाली दूध पीना चाहता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं उसके माइंड के अंदर। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये पहला कॉन्फ्लिक्ट लाइफ का उसके अंदर आया है कि जी डिज़ायर कुछ और है और रियलिटी कुछ और है, और वो डिज़ायर और रियलिटी के दरमियान लड़ाई कर रहा है, ठीक है। खाता पीता नहीं है, या तंग कर रहा है माँ को, माँ भी परेशान है, ठीक है। सो इफ द इन्फेंट फेल्स टू वीन और वीन्ड हार्शली, ठीक है, आप माँ बहुत गुस्से से ज़बरदस्ती मुँह खोल-खोल के उसको खिला रही है, और बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप बहुत हार्शली वीन करते हैं इस पर्टिकुलर स्टेज के बच्चे को, तो द चाइल्ड बिकम्स फिक्सेटेड एट द ओरल स्टेज। अब आपने बहुत हार्शली वीन किया, या फिर माँ बहुत ही कैजुअल है, वो कहती है ठीक है, नहीं खाता तो ना खाए, छोड़ दो इसको, ठीक है, खाली दूध पीता है पीने दो। तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं, ठीक है। सो इसको बहुत केयरफुली इस सिचुएशन को टैकल करना होता है पेरेंट्स को। ओके। अब हम जब केयरफुली टैकल कर लेते हैं और बच्चा जो है वो 18 मंथ से बढ़ के दूसरी स्टेज में आ जाता है, तो फिर क्या होगा कि जब एडल्ट लाइफ में आप उस इंसान को देखेंगे, तो दैट पर्सन विल बी हैविंग कॉन्फिडेंस, मस्ट हैव सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ रिलायंस, एंड he or she must have a capacity to give and to receive। एक इंसान जो है, हम जो सब लोग हैं, अगर हमारे अंदर इतना सेल्फ ट्रस्ट है, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर हम शेकी ना हो, ठीक है, और हमारे अंदर ये चीज़ हो कि हम किसी की हेल्प भी कर सकें और किसी से हेल्प रिसीव भी कर सकें, ठीक है, विदाउट एक्सेसिव डिपेंडेंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर हमारे अंदर हों, दैट मीन्स कि वी सक्सेसफुली केम आउट ऑफ द ओरल स्टेज, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेड्स हैं जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर होने चाहिए। अगर तो उसकी ओरल स्टेज जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से गुजर गई है और नॉर्मल गुजर गई है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हमने बात की कि जी अगर तो वीनिंग आप हार्शली करते हैं या लीनियंटली करते हैं, तो फिर फिक्सेशन हो जाएगी, ठीक है, मेंटल ब्लॉक आ जाएगा। अब अगर मेंटल ब्लॉक आ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, पैथोलॉजिकल ट्रेट्स क्या आएंगे जो कि बुरे ट्रेट्स हैं। तो बुरे ट्रेट्स क्या हैं कि अगर तो फिक्सेशन होती है ओरल स्टेज पर, तो इट विल लीड टू ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर्स, ठीक है। एक होती है नॉर्मल डिपेंडेंस, एक टाइम पीरियड तक आप डिपेंडेंट रहते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, सिबलिंग्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये वो स्टेज है, ये फिक्सेशन अगर हो जाए, तो वो एडल्ट अगर 20 साल का हो जाएगा, 30 ईयर्स का हो जाएगा, 40 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है, तो वो फिर भी डिपेंडेंट रहेगा दूसरों के ऊपर, ठीक है। एंड ही और शी में सीक ओरल स्टिमुलेशन थ्रू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ईटिंग, ठीक है। तो जो लोग जो हैं जिनकी कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो कि माउथ के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि वो जो है अपनी ओरल स्टिमुलेशन हासिल करते हों जो ओरल स्टेज में उनकी मिसिंग थी, ठीक है। और जिन लोगों को आदत होती है, कई दफ़ा आप देखते हैं क्लास के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं कि जो बच्चों को आदत होती है नेल्स बाइट करने की, और इस हद तक बाइट करने की कि वो कई दफ़ा अपने पूरे पूरे नेल खा जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, या कई दफ़ा हम सबको किसी को आदत होती है कि जी आप पेन आपके हाथ में है, तो आप अनइंटेंशनली पेन को पकड़ के आपने मुंह में डाला हुआ है, उसको च्यू करते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं, आप बातें किसी और से कर रहे हैं, काम कोई और कर रहे हैं, लेकिन अनइंटेंशनली जो है आपने पेंसिल या पेन पकड़ी हुई है, या आपने कोई बॉल पॉइंट पकड़ा था, आप उसे जो है वो च्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगेन यू आर गेटिंग ओरल स्टिमुलेशन बाय डूइंग दिस थिंग्स, ठीक है। ये तमाम पैथोलॉजिकल ट्रेट्स हैं जो कि नॉर्मल एक अच्छी जो नॉर्मल पर्सनैलिटी वाला बंदा है उसके अंदर ये नहीं होने चाहिए, लेकिन जिसमें होंगे उसका मतलब ये है कि दैट पर्सन इज फिक्सेटेड इन दैट ओरल स्टेज।
ठीक है। इसी तरह से एक ओरल डिपेंडेंट पर्सनैलिटी भी होती है। ये क्या होती है कि दीज पीपल आर गलिबल। गलिबल मीन्स ईजी टू डिसीव। इनको धोखा देना बहुत आसान होता है क्योंकि ये ओवर डिपेंडेंट होते हैं ना दूसरों के ऊपर। दूसरों के ऊपर हर वक्त डिपेंडेंट रहते हैं, उनके ऊपर रिलाई करते हैं। तो जब ऐसे लोग और उनका अटेंशन बहुत डिवाइड होती है, तो ऐसे लोगों को धोखा देना भी फिर आसान होता है। हर एक के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देते हैं बगैर सोचे समझे। ठीक है। और इसकी एक दूसरी स्पेक्ट्रम क्या है कि एक साइड पे तो ये ऐसे हैं कि जो ओवर डिपेंडेंट है बहुत ही ज़्यादा दूसरों पे, और इनको आप रिसीव आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा स्पेक्ट्रम इसका एंड ये है कि ओरल एग्रेसिव एडल्ट्स भी होते हैं। ठीक है। जैसा बच्चों को हमने कहा था कि वो एग्रेशन कैसे शो करते हैं कि चूइंग से, बाइटिंग से, सकिंग से, टीदिंग से। ठीक है। तो यही इंडिविजुअल्स जो बड़े होते हैं, so they like to argue and exploit others. These are oral aggressive people. दूसरों को exploit करके, दूसरों के साथ argue करके इनको मजा आता है, they enjoy it. ठीक है। So these are some pathological traits that come up when a person is fixated in oral stage. ठीक है। Now coming to the anal stage. So anal is the next stage. 0 to 18 months जो थे वो हमने oral stage में गुजार दिए। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं जब 18 मंथ से ऊपर बचा जाता है, लाइक से 2 years। ठीक है। तो वो एनल स्टेज में आ गया। और एनल स्टेज क्या है कि उससे पहले आपको पता है कि बच्चा जो होता है वो क्या कहते हैं, अ, जो था, और मतलब उसके पास अपना जो है वो कंट्रोल नहीं है, स्फिंक्टर्स का कंट्रोल नहीं है। ठीक है। और स्फिंक्टर्स का जब कंट्रोल नहीं आता तो बच्चा जो है वो बता नहीं सकता है कि जी मैंने वॉशरूम जाना है। ठीक है, मैंने यूरिन पास करना है, या मैंने क्या नाम है उसका, स्टूल पास करना है। ठीक है, बता नहीं सकता ना। तो माँ उसको पैम्पर यूज़ करती है। ठीक है। और दिन में लगाती है और फिर वो जब खराब हो जाता है तो चेंज करती है। ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे के पास कंट्रोल नहीं होता, स्फिंक्टर का ही कंट्रोल नहीं है, एनल स्फिंक्टर का कंट्रोल नहीं है, यूरिनरी स्फिंक्टर का कंट्रोल नहीं है। उसे नहीं पता चलता कि कब उसका यूरिन पास हो जाता है, उसे नहीं पता चलता कि कब उसका जो है वो स्टूल पास हो जाता है। लेकिन एनल स्टेज वो है कि 18 मंथ्स टू 3 years जिसके अंदर क्या होता है कि बच्चे के पास कंट्रोल आ जाता है, स्फिंक्टर्स का मस्कुलर कंट्रोल आ जाता है। ठीक है ना। तो उसका जो एरोजनस जोन था, जो प्लेयर सीकिंग जोन था, वो अब माउथ से शिफ्ट हो गया है स्फिंक्टर्स के ऊपर, एनस पे। ठीक है। अब उसने एंजॉयमेंट लेनी शुरू कर दी है। अब उसके पास पावर आ गई है, उसको लगता है कि मेरे पास मैं पावरफुल हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये पावर जो है उसके लिए बड़ी मैटर करती है। पहले तो कोई पावर ही नहीं थी, कोई कंट्रोल नहीं था उसके अपने ऊपर। लेकिन अब क्योंकि उसके पास थोड़ी सी पावर आ गई है, उसको लगता है कि ओके आई हैव सम मस्कुलर कंट्रोल, तो वो उसको उसके अंदर एंजॉयमेंट जो है वो अपनी ढूंढता है। ठीक है। और उसका जो है प्लेयर सीकिंग जोन ओरल से शिफ्ट होकर एनस पे चला जाता है। नाउ व्हाट द चाइल्ड डज, चाइल्ड जो है क्या करेगा, ही ड्राइव्स प्लेयर फ्रॉम रिटेंशन एंड एक्सपल्शन ऑफ फीसेस। ठीक है। रिटेंशन क्या कर लेगा, नहीं पास करेगा। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल आ गया है उसके पास सेंटर का। ठीक है, या एक्सपांशन से। ठीक है। तो क्या कहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं, बच्चों की माएँ करती हैं, तो सुबह उसको उठा के पॉट पे बिठा देती हैं बच्चे को। ठीक है। अब बच्चा कई दफ़ा जो होता है वो ज़िद में स्टूल पास नहीं करता, बैठा रहता है, रोता रहेगा, रोता रहेगा, रोता रहेगा। माँ नहीं उठाती कि नहीं ये इसको आदत मैंने ऐसे ही डालनी है। ठीक है। और बच्चा भी रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। ठीक है। तो वो भी, उसने भी ज़िद लगा ली है कि मैंने भी स्कूल पास नहीं करना। ठीक है। और वो नहीं करता। तो ये कई दफ़ा होता है कि वो इस चीज़ को एन्जॉय करता है कि आई हैव द पावर। ठीक है, मैं ये काम अब मेरे मेरे उसमें है, ये मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती नहीं मेरे से करा सकती। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेन काम जो करने वाला होता है वो टॉयलेट ट्रेनिंग का होता है। ठीक है। और टॉयलेट ट्रेनिंग करके आप बच्चे को बेसिकली रूल्स ऑफ सोसाइटी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। रूल्स ऑफ सोसाइटी यही है ना कि जी अगर आपने स्कूल पास करना है तो यू हैव टू गो टू अ वॉशरूम। ठीक है, ये नहीं है कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पर आप स्कूल पास कर लें, वहीं पर आप यूरिन पास कर लें। तो ये रूल्स है हमारी सोसाइटी के। ठीक है। तो आप उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं रूल्स ऑफ सोसाइटी पे कि बेटे अब तुम बड़े हो रहे हो। ठीक है, यू नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। तो ये आप उसको सिखा रहे हैं। ओके, सो ये एक नॉर्मल टास्क है जो आपने अचीव करना है। अब जब आप सक्सेसफुल टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे की करवा लेते हैं, तो कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स उसके डेवलप होते हैं जो कि करेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल ट्रेट्स हैं। ठीक है। अगर उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो जाती है और वो आराम से वो माँ उसको सक्सेसफुली करवा देती है, और बच्चा जो है वो ना लड़ता है माँ से और ना ही रोता है और ना ही कुछ और होता है। ठीक है। तो क्या होगा कि फिर जो नॉर्मल ट्रेट्स हैं वो कौन से डेवलप होते हैं।
अच्छा, नॉर्मल ट्रेट्स आर क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिव होगा वो बहुत ज़्यादा आदमी या औरत, ठीक है, और क्रिएटिव होंगे, और क्योंकि उनके पास एक पावर थी, ठीक है, सो दे फेल्ट दैट दे वर इंडिपेंडेंट, सो दैट्स व्हाई दैट इंडिपेंडेंस गोज इनटू एडल्ट पर्सनालिटी लाइफ। ठीक है, और वो एक उनके अंदर ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस की फीलिंग आती है कि वी कैन डू समथिंग ऑन आवर ओन। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो उनकी चीज़ आ जाती है, तो वो जो हमने कहा था कि जी अगर वो कोई सेल्फ डाउट ना हो उनके ऊपर कि जी मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मैं तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, जो कई दफ़ा हम कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये कॉन्स्टेंटली किसी के अंदर चीज़ हो और वो हर वक्त अपने आप को डाउट करता रहे, तो दैट मीन्स कि दैट पर्सन देयर इज सम प्रॉब्लम इन द इनर स्टेज। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल आप लोग जो होते हैं जिनकी नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही होती है, वो to some extent they are autonomous, they are independent, ठीक है, and they don't have any self doubt। कभी कभी तो आपको हो जाता है सेल्फ डाउट, लेकिन हर वक्त सेल्फ डाउट होना जो है दैट इज रॉन्ग। ठीक है, सो ये नॉर्मल ट्रेट्स हैं, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस उसके अंदर होनी चाहिए। बट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम with the toilet training, either to dealt too harshly or dealt leniently। ठीक है, अब अगेन नीड्स अंडर ग्रेटिफाइड और नीड्स ओवर ग्रेटिफाइड। ठीक है, तो क्या होगा, कौन सी पैथोलॉजी निकल आएगी उसके अंदर, कौन से ट्रेट्स ऐसे निकल आएंगे उसके अंदर। तो अगर तो आप बहुत ज़्यादा हार्श टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं, गुस्से वाली, बच्चे को ज़बरदस्ती बिठाएंगे, मारें पीटेंगे भी कई दफ़ा और इस तरह करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि बच्चा जो है वो एनल रिटेंटिव हो जाएगा, रिबिलियस हो जाएगा। ठीक है, कि जी अच्छा ये मुझे इस वजह से मारते हैं, मैं अब ये करूँगा ही नहीं, मैं स्कूल ही पास नहीं करता। ठीक है, एनल रिटेंटिव। अब उस पर्टिकुलर स्टेज में तो वो ये कर सकता है ना कि वो स्कूल पास नहीं करेगा, लड़ाई करेगा माँ से। न्यूरो एनाटमी टेस्ट में न्यूरो एनाटमी बिल्कुल जी इंक्लूड है, और जो आज तक ये जो आपका फ्रॉइड की थ्योरी तक आपके टेस्ट में आना है। ठीक है, अभी तक जितना आपने पढ़ा है सेक्शन बी और सेक्शन सी का यहाँ तक आज तक, ये सारा आपके टेस्ट में आएगा। और बाकी जो एक और थ्योरी रह गई और बाकी चीज़ें जो है वो फिर अगले नेक्स्ट टेस्ट में आएंगी। ठीक है, न्यूरो एनाटमी जो है जिस जिस प्रोपोर्शन की आपने की है, जिस तरह इमोशंस की न्यूरो एनाटमी है, और इस तरह से सिर्फ स्लीप, आई एम नॉट श्योर कि स्लीप आपने किया है कि स्लीप आपने नहीं किया, स्लीप की न्यूरो एनाटमी नहीं आएगी, लेकिन बाकी सब चीज़ों की न्यूरो एनाटमी होगी इसके अंदर। ठीक है, ओके। तो इफ द टॉयलेट ट्रेनिंग इज हार्श, ठीक है, तो जो एडल्ट लाइफ में जो बच्चा होगा, ठीक है, दैट चाइल्ड विल बी स्टबन, वेरी स्टबन एंड ऑर्डरली एंड इम्पल्सिवली क्लीन। ठीक है, तो बहुत स्टबन किस्म के जो बहुत जिद्दी लोग होते हैं ना, ठीक है, और कंपल्सिवली क्लीन है, जिनको कई दफ़ा आप कह सकते हैं कि जी वो ओसीडी टाइप के होंगे, परफेक्शनिस्ट होंगे। ठीक है, तो वो लोग जो हैं वो एनल रिटेंटिव होते हैं। और एनल एक्सपल्सिव मीन्स कि अगर पेरेंट्स बहुत ही लीनियंट थे टॉयलेट ट्रेनिंग में, उन्होंने ज़्यादा ख्याल नहीं किया, बच्चा जिधर भी बैठा है उसने स्टूल पास कर दिया, जहाँ भी खड़ा है तो यूरिन पास कर दिया, और माँ बाप जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये लोग जो है इनको हम एनल एक्सपल्सिव कहते हैं। दे हैव लिमिटेड लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल, उनका अपना सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। अब हम सेल्फ कंट्रोल एडल्ट लाइफ में यूरिन या स्टूल से रिलेटेड बात नहीं कर रहे, ये वैसे सेल्फ कंट्रोल की बात हो रही है कि अपने ऊपर जो हमारा एक कंट्रोल होता है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, कि वो कंट्रोल उनके अंदर है ही नहीं। डिसऑर्डरली एंड मेसी एंड डिस्ट्रक्टिव एंड क्रूअल किस्म के लोग बन जाते हैं, डिसऑर्डरली, डिसऑर्गेनाइज। कमरा उनका देखेंगे तो बिखरी होंगी चीज़ें, मेसी होंगे, कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं होगी, और एट टाइम्स उनका डिस्ट्रक्टिव माइंड होता है। ठीक है, सो अब आप देख लें कि दे बिकम ईदर एनल रिटेंटिव, होल्डिंग एवरीथिंग इन ऑब्सेसिव अबाउट नीटनेस एंड क्लीननेस, और यहाँ पर एनल एक्सप्रेसिव के मेसी और डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, सो ये दो पैथोलॉजिकल ट्रेट्स हैं जो किसी भी एक इंडिविजुअल के अंदर आ सकती हैं जब वो एडल्ट लाइफ में पहुंच जाएगा। ठीक है, उसकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स बन जाएंगे। ठीक है, ओके, कमिंग टू द सेलेक्ट स्टेज। तो anal oral was 0 to 18 months, then 18 months to 3 years was anal stage। अब 3 साल के बाद टॉयलेट ट्रेनिंग हो गई है, वो जैसी भी हुई है, अच्छी हुई है, दैट्स गुड। हार्श थी, तो अब आगे जाके पता चलेगा एडल्ट लाइफ में कि बच्चा कैसा निकलेगा, फिक्सेशन हो गई है उसकी। और और अगर जो है वो लीनियंट टॉयलेट ट्रेनिंग है, तो लीनियंट के अंदर अगेन दैट चाइल्ड विल बी मेसी और डिस्ट्रक्टिव और डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, now coming to the phallic stage, अब एज तो बढ़ती जा रही है, सो थर्ड स्टेज इज phallic, 3 to 5 years। 3 to 5 years, अब इस एज के अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर प्लेयर जोन जो है वो शिफ्ट कर जाता है जेनिटल्स पे।
ठीक है, जेनिटल्स। ओरल भी खत्म हो गया हमारा, एनस भी खत्म हो गया, और अब उसको एंजॉयमेंट ले रहा है जेनिटल से। तो यूजुअली चाइल्ड एंजॉयज फॉन्डलिंग देयर जेनिटल्स, ठीक है, फॉन्डल करते हैं अपने जेनिटल्स को। बच्चों को आपने देखा होगा कि जब वो 4-5 साल का जो एज ग्रुप है बच्चों का, तो वो बगैर किसी शर्म के, कई दफ़ा बगैर कपड़ों के घर के अंदर भाग रहे होंगे, ठीक है, और एंजॉय कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, और उन्हें कोई टेंशन नहीं होती कि हमने कपड़े नहीं पहने हुए और हमें कोई देख रहा है, और इस तरह करके दे एंजॉय ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इस पर्टिकुलर फैलिक स्टेज से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और होती है, वो ये होती है कि द चाइल्ड unconsciously wishes to possess the parent of other sex. If the child is a female, she will develop a physical attraction towards her father, and if a child is male, he will develop physical attraction for his mother, ठीक है ना? अपने जो सेम सेक्स पेरेंट्स से नफरत होना शुरू हो जाती है, और जो ऑपोजिट सेक्स पेरेंट्स से फिजिकली अट्रैक्शन शुरू हो जाती है बच्चे की, ठीक है। तो बेटियां जो हैं वो बाप की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं, और जो बेटे हैं दे स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर मदर्स, ठीक है, और ये फिजिकल अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। ये नहीं है कि जी वो एक मदरली लव है और फादरली लव है, दिस इज समथिंग जो फ्रॉइड ने कहा था कि सेक्स ड्राइव, ठीक है। सो सेक्सुअली अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, और चाहते हैं कि जो हमारा सेम सेक्स पेरेंट है वो चला जाए कहीं, भाग जाए यहाँ से, हमारी लाइफ से निकल जाए, ठीक है, उनके लिए उनके अंदर हेट्रेड पैदा होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। So, did you ever notice how sometimes children will unashamedly put their hands down their pants and walk in public? तो फ्रॉइड कहता है कि genitals are a source of pleasure and they provide for comfort to a young child, इसलिए वो यूजुअली करते हैं ऐसे, ठीक है। अब इस स्टेज में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें डेवलप होती हैं, जैसा मैंने भी ये बात की कि जी जो फिजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स पेरेंट, ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये अगर तो फीमेल चाइल्ड है और वो अट्रैक्शन डेवलप करेगी फादर की तरफ, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और अगर मेल चाइल्ड है और उसने फिजिकल अट्रैक्शन डेवलप कर ली है टुवर्ड्स मदर, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ओडिपस एक रोमन आई गेस या ग्रीक कोई था, इस तरह से गुजरा, और उसकी स्टोरी आप कभी गूगल पे लिखिएगा तो आपको पता चलेगी कि स्टोरी क्या है कि जो था ओडिपस ने अपनी मदर से मतलब उसको पता नहीं था कि उसकी माँ और उसकी माँ से शादी कर ली थी, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ी-सी इसका मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रही हूँ, बाकी आप इसकी डिटेल स्टोरी जो है वो पढ़ सकते हैं, और उसके नाम पे ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम ओडिपस कॉम्प्लेक्स रखा गया था, ठीक है। So if the boy, if the child is a boy, he will develop Oedipus complex. If the child is a female, बेबी गर्ल है तो वो ये इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स डेवलप करेगी, ठीक है। और वो फिजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स पेरेंट उनकी डेवलप हो जाती है, एंड दे वांट टू गेट रिड ऑफ देयर सेम सेक्स पेरेंट, बट व्हाट हैपेंस, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, ये बच्चा जो है अगर पिक्चर देखें तो उसके अंदर वो देख रहा है कि माँ बाप जो है देयर पेरेंट्स आर हैविंग अ किस, और उसको बड़ा बुरा लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ओके। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स में इस पर्टिकुलर जो है वो पिक्चर, उसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या हो रहा है? बच्चा क्या सोच रहा है इस पिक्चर के अंदर? मेल चाइल्ड है एंड ही इज थिंकिंग अबाउट समथिंग। व्हाट इज थिंकिंग अबाउट? इज माय क्लास अवेक और नॉट? उसामा, सीरत, हुमा एंड द रेस्ट, रमजा, ओके। हेट शो करवा रहा है, यस। हेट टुवर्ड्स फाइटिंग होम, किसके साथ फाइट कर रहा है? फादर के साथ, यस। तो सेम सेक्स पेरेंट जो है उसके साथ जेलसी हो रही है, हेट्रेड हो रही है, और वो चाहता है कि जी बाप को मैं मारूं और बाप यहाँ से चला जाए, फारिग हो जाए। तो इस हद तक उन बच्चे के माइंड के अंदर हेट्रेड होती है, और सेम मदर के लिए बेटी के माइंड में हेट्रेड होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स में आप ये देखें कि पिक्चर एक बच्ची ने बनाई है और उसने क्या लिखा हुआ है? पिक्चर क्या शो कर रही है, जल्दी जल्दी बताएं।
जेलसी, शी लव्स डैडी। ओके, सो उसने पिक्चर के अंदर माँ को साइड पे कर दिया और सिर्फ खुद और साथ डैडी है, लव फॉर फादर। ठीक है, सो सेम सेक्स पेरेंट जो है, शी वांट्स टू गेट विद द सेम सेक्स पेरेंट एंड शी इज ओनली, अगर वो चाहती तो वो माँ को भी इधर इंक्लूड कर सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ अपने और फादर को साथ डाला है और माँ को साइड पे कर दिया कि माँ इज नॉट वेलकम। ठीक है, तो अब ये चीज़ जो है, जब ये चीज़ हो रही होती है तो बच्चा क्योंकि अनकॉन्शियसली कर रहा होता है, लेकिन उसको पता भी होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मेरी विशेज़ जो हैं ये बड़ी इमोरल विशेज़ हैं। ठीक है, चाइल्ड नोज़ दिस थिंग। अब ये जब वो उसको पता है कि ये इमोरल विशेज़ हैं, लेकिन बट दे एग्जिस्ट इन मी, सो दैट विल ब्रिंग अप एंग्जायटी एंड स्ट्रेस इन दैट चाइल्ड। ठीक है ना? और उसको ये डर होता है कि कहीं मेरे, अगर अगर मेल चाइल्ड है तो उसको ये डर होगा कि मेरे बाप को ना पता चल जाए कि मैं उसके बारे में ये सोचता हूँ और अपनी माँ के बारे में ये सोचता हूँ। ठीक है, और फीमेल है तो उसको ये डर होता है कि मेरी माँ को ना पता चल जाए, क्योंकि अगेन दे आर डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। ठीक है, तो एज ग्रुप ऐसा है ना, बच्चे हैं। ठीक है, तो उनको ये डर है कि जी पेरेंट्स को पता ना चल जाए कि हम क्या सोचते हैं। ठीक है, तो अब इस डर से, एंड दे नो दैट दे कैन नॉट compete with their सेम सेक्स पेरेंट। ठीक है, हम जब किसी के साथ हम लेट से एक लड़का है, ठीक है, और उसको फिजिकली अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स अ फीमेल और अ गर्ल। ठीक है, सो और साथ ही एक और लड़का है जिसके साथ वो compete कर रहा है। ठीक है, अब अगर दूसरे लड़के के साथ compete कर रहा है उस लड़की के लिए कि जी मुझे मिल जाए, दूसरे लड़के से compete कर रहा है, दो लड़के और एक लड़की है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर तो वो देखता है कि जी मैं दूसरे से बेहतर हूँ या मैं बेहतर नहीं हूँ। ठीक है, अगर तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो दोनों लड़कों में, ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा कि ओके आई कैन नॉट कम्पीट विद दिस पर्सन। ठीक है, और ये जो है लड़की इसी को मिलेगी, दूसरे वाले को मिलेगी। ठीक है, तो लाइक वाइज जो बच्चा है उसको भी पता है कि जी मैं क्योंकि माँ को हासिल करने के लिए मैं बाप से कम्पीट कर रहा हूँ और बाप के साथ मैं लड़ नहीं सकता, फादर इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और मैं उसके साथ लड़ नहीं सकता। ठीक है, तो जब मैं उसके साथ लड़ नहीं सकता तो मुझे क्या करना चाहिए? तो वो क्या करता है कि वो फिर अपनी इन इस तरह की जो इमोरल विशेस हैं और इस डर से कि बाप के साथ मैं लड़ नहीं सकता और मैं बाप के साथ कम्पीट नहीं कर सकता, तो ही स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ फादर। ही स्टार्ट्स डूइंग थिंग्स लाइक अ फादर। ठीक है, फॉर एग्जांपल लड़कों का आपने देखा होगा कि अक्सर वो जो जिसका फादर ने जो शूज़ पहने होते हैं वो लड़ते हैं कि जी हमने भी इसी तरह के शूज़ लेने हैं। बाप ने जिस तरह का ड्रेसअप हुआ होता है, बच्चे मेल चाइल्ड लड़ता है कि मैंने भी ऐसे ही पहनना है। ठीक है, तो ही स्टार्ट्स टू कॉपी द फादर सो दैट ही कैन गेट लव ऑफ हिज मदर। जो माँ का प्यार है बाप के लिए, ठीक है, वो चाहता है कि वही प्यार माँ मुझे दे, वो वाला प्यार है। ठीक है, तो ही स्टार्ट्स टू कॉपी द फादर। ठीक है, वो कहते हैं ना कि इफ यू कांट बीट देम देन जॉइन देम। तो आप बीट नहीं कर सकते तो फिर आप उस तरह के बन जाए। ठीक है, उनकी तरह के बन जाए, तो दैट इज व्हाट द चाइल्ड डज। ठीक है, सो चाइल्ड को पता है कि जी पेरेंट को पता चलेगा, पेरेंट जो है वो पनिश करेगा मुझे इन विशेस के लिए। ठीक है, सो अपनी इस टेंशन, अपनी इस एंजाइटी को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, ही और शी स्टार्ट्स टू आइडेंटिफाई विद द सेम सेक्स पेरेंट। ठीक है, उनके जो गोल्स हैं, उनके एम्बिशंस हैं, उनके मैनर्स हैं, उनके दूसरे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उनकी तरफ बनने की कोशिश करता है। अब इफ द कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट रिजॉल्व, अब अगर इसके बावजूद भी ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है और रिजॉल्व नहीं होता, तो चाइल्ड विल बिकम फिक्सेटेड एट फेलिक स्टेज। फिक्सेट हो जाएगा। अब जब फिक्सेट होगा तो फिर क्या होना था? फिक्सेट होने से क्या होगा? फिक्सेट होने से ये होगा कि उसके अंदर सेक्सुअल डिविएंसेस आ जाएंगी। ठीक है, सेक्सुअल डिविएंस का मतलब ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि आप एडल्ट लाइफ में जाते हैं तो यू स्टार्ट having a physical attraction towards the opposite sex. That is normal. Okay? This is something which is normal and normally expected. Now, what happens if you are fixated at the phallic stage? Okay, either you overindulge in relationships or you avoid, completely avoid. ठीक है, ओवर इंडल्जिंग का मतलब ये है कि आप फ्लर्ट के टाइप के बंदे बन जाएंगे, सेड्यूस करेंगे लोगों को। ठीक है, और एक एक नहीं, दूसरा दूसरा तीसरा चौथा, सो यू आर ओवर फ्लर्टियस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाएंगे, या फिर आप टोटली अवॉइड करेंगे, जो कि अजीब बात है। ये भी एक अजीब बात है कि एक मेल है और उसकी कोई फिजिकल अट्रैक्शन ही नहीं होती टुवर्ड्स फीमेल। ठीक है, और वो टोटली अवॉइड करता है, तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज नॉर्मल। ठीक है, और एक तो ये हो गई कि सेक्सुअल डिविएंसेस हैं। डेविएट का करने का क्या मतलब है कि नॉर्मल लाइन से आप हट जाते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि उनकी कंफ्यूज्ड या सेक्सुअल आइडेंटिटी होती है, अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी भी उनकी कंफ्यूज सी हो जाती है कि हम कौन सी, हमारी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है,
तो से दे हैव डिस्टर्ब रिलेशनशिप विद बोथ ईदर ऑफ द जेंडर्स, ठीक है, दोनों जेंडर से उनके या एक जेंडर से उनके डिस्टर्ब रिलेशनशिप्स होंगे, ठीक है, और उनको एंजाइटी होगी सेक्स के बारे में और उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा। जब अवॉइडेंस की हमने ऊपर बात की है ना, इंडल्ज ओवर इंडल्जिंग और अवॉइडेंस, तो अवॉइडेंस क्यों होती है? क्योंकि दे एक्चुअली सेल्फ डाउट and they think that they are unable to perform the sexual activity, ठीक है, तो उनके अंदर उस हद तक एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि वो उस कॉम्प्लेक्स की वजह से फीमेल्स को या ऑपोजिट सेक्स को अवॉइड करते हैं, ठीक है, इधर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और या फिर टोटली अवॉइड करते हैं क्योंकि अंदर उनके अंदर एंजाइटी होती है कि दे कैन नॉट डू दिस, क्योंकि वो जो फेलिक स्टेज के अंदर उन्होंने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सके होते, ठीक है, और वो कम्पीट करने में लगे रहते हैं और वो कम्पीट में जीत नहीं सकते, तो वो उनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सेल्फ डाउट डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। ओके, सो फिक्सेशन हमने कहा कि जो फ्लर्टियस है, ओवर इंडल्जेंस हो रही है इसके अंदर, ठीक है, और अवॉइडेंस हो रही है। कमिंग टू लेटेंसी स्टेज, तो लेटेंसी स्टेज जो है अब क्या होता है कि 6 इयर्स अंटिल पुबर्टी इट गोस लेटेंसी स्टेज है। लेटेंट का क्या मतलब होता है? लेटेंट, व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट? लेटेंट टाइम पीरियड, लेटेंट वर्ड बड़ा यूज होता है साइंस के अंदर। लेटेंट, लेटेंट मींस हिडन, रेस्टिंग, ठीक है, हिडन टाइम पीरियड और रेस्टिंग टाइम पीरियड, ठीक है। सो 6 इयर्स अंटिल प्यूबर्टी अब आप लेटेंसी स्टेज में है जिसमें प्लेयर जोन कोई भी नहीं है। इस पर्टिकुलर स्टेज में कोई प्लेयर जोन नहीं है। फर्स्ट वाज ओरल, सेकंड वाज एनस, थर्ड वाज जेनिटल्स, फोर्थ स्टेज जो लेटेंसी स्टेज, इसमें प्लेयर जोन कोई भी नहीं होता। और इसमें क्या होता है कि वो जो पिछली पुरानी जो अब सेक्सुअल जो डिजायर्स थी और वो जो सारी चीजें थी वो अब सप्रेस हो जाती है, ठीक है। 6 इयर्स अंटिल प्यूबर्टी बच्चे ने स्कूल जाना है, ठीक है, उसके नए रिलेशनशिप स्कूल के अंदर बनने हैं, दोस्त बनने हैं, पढ़ाई होनी है, ठीक है, तो उसकी वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। और ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यूजुअली रिजॉल्व हो जाते हैं और लेस इंटरेस्ट उसका ऑपोजिट सेक्स में आ जाता है। अब ये सेक्सुअल जो इंटरेस्ट है वो उसके खत्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट, और उसका फोकस जो था अब वो मेनली एथलेटिक्स पे, स्टडीज पे और सेम सेक्स फ्रेंडशिप्स पे होता है। तो 6 इयर्स टिल प्यूबर्टी काफी लंबा टाइम पीरियड है जिसमें आपने देखा होगा कि वो इसके अंदर 12-13 ईयर्स का टाइम पीरियड भी आता है जिसमें बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं अपने दोस्तों के साथ और सेम सेक्स फ्रेंडशिप्स बनती हैं, पढ़ाई में वो इन्वॉल्व होते हैं, एथलेटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इनका मेन फोकस होता है और वो भूल जाते हैं कि जी हम पहले हमारी जो थी वो अर्ली फोकस हमारा क्या था इससे पहले कि हमारे सेक्सुअल ड्राइव थी या बाकी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपकी लेटेंसी टाइम पीरियड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर होता है क्या है कि सेक्स, आपका मेन काम क्या है? सेक्स रोल आइडेंटिटी अचीव करना, ठीक है। सेक्स रोल आइडेंटिटी क्या है कि यू नो यू आर अ मेल, you have certain attributes that you should have, you have sex like certain roles to play in the society, ठीक है। सो ये आपकी मेन जो है आपके अंदर चीज़ें जो है टास्क जो आपने अचीव करना होता है इस पर्टिकुलर स्टेज पे, ठीक है। और आपकी यहाँ पर इम्पोर्टेंट सोशल और इंटेलेक्चुअल स्किल्स की डेवलपमेंट होती है। सोशल स्किल्स, ठीक है, जो आपके स्कूल में और कॉलेज में डेवलप होंगे, इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो कि पढ़ाई की वजह से डेवलप होंगे, ठीक है। सो यू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू डील विद द एनवायरनमेंट, एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट, द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, और विदाउट रनिंग द रिस्क ऑफ फेलियर और डिफीट और सेंस ऑफ इंफीरियरिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लर्न करते हैं कि आपने किस तरह से लोगों के साथ डील करना है, आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ डील करना है, ठीक है। और बाकी जो है आपको कोई डर नहीं होना चाहिए फेलियर का या डिफीट का या सेंस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, प्यूबर्टी के बाद फाइनली यू कम टू जेनिटल स्टेज, ये फाइनल स्टेज है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। और इसके अंदर इसका ड्यूरेशन जो है इट बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज टिल एडोलेसेंस, ठीक है। सो ये अब आप कह लें कि ये आगे एंड तक चलेगी आपकी स्टेज, ठीक है। प्यूबर्टी से शुरू हुई और ये आपके एडोलेसेंस तक फिर और उससे भी आगे ये आपकी स्टेज चलती है क्योंकि दिस इज द फाइनल स्टेज, ठीक है। अब इसके अंदर दोबारा से आपकी जो सेक्सुअल डिजायर थी towards the opposite sex, it reawakens. लेकिन ये अब डिजायर आउटसाइड द फैमिली, इट्स नॉट इनसाइड द फैमिली। पहले तो फैमिली के अंदर थी ना, ऑपोजिट सेक्स पेरेंट के साथ थी, बट नाउ इट इज आउटसाइड द फैमिली और इसके अंदर प्लेयर जोन अगेन जेनिटल्स आ जाता है, ठीक है। अब जेनिटल्स अगेन हमारे पास प्लेयर जोन आ गया, ठीक है। और आप अब लेट्स से 20 25 20 के एज ग्रुप में आ गए हैं, ठीक है। अब आपके प्लेयर जोन अगेन जेनिटल्स हैं,
ठीक है, आपकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि दे आर रीअवेकनिंग ऑफ द सेक्सुअल डिजायर्स, ठीक है, बट द नाउ द सोर्स ऑफ सेक्सुअल प्लेजर इज आउटसाइड द फैमिली फॉर द ऑपोजिट सेक्स। आप घर के अंदर वो चीज़ आपको बड़ी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप सोच नहीं सकते उस चीज़ के बारे में। तो इट इज़ एक्चुअली द आउटसाइड द फैमिली। और फ्रॉइड ने ये कहा था कि इस स्टेज के ऊपर जो आपके अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं पेरेंट्स के साथ बचपन के, वो भी री इमर्ज होते हैं एडोलसेंस में, जब आपको पेरेंट्स की बात समझ नहीं आती है, वो आपको चीज़ें बताते हैं लेकिन आप कई दफ़ा अपनी मर्जी करने की कोशिश करते हैं, तो वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो री इमर्ज करते हैं ड्यूरिंग एडोलसेंस। नाउ व्हाट यू नीड टू डू एट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ, जो आपकी नॉर्मल क्या है कि यू शुड बी एबल टू डेवलप अ मैच्योर लव रिलेशनशिप एंड फंक्शन इंडिपेंडेंटली एज एन एडल्ट। क्योंकि अब आपने आगे की एज ग्रुप चलती जाएगी, सो यू शुड नो हाउ टू फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट एडल्ट, ठीक है ना। हर वक्त आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे और आप एक मेच्योर लव रिलेशनशिप डेवलप करोगे, ठीक है। यू विल गेट मैरिड, यू विल हैव किड्स, you will have a relationship and you'll be separating from the attachment from the parents, ठीक है। तो जो आपकी अटैचमेंट या जो डिपेंडेंस है पेरेंट्स पे अभी, ठीक है, वो आहिस्ता सा खत्म हो जाएगी when you'll get independent, ठीक है। और आपके उनके साथ जो है नॉन इंसेस्चुअस रिलेशनशिप्स बनेंगे। पहले तो जब आप पहले स्टेज पे थे तो उस वक्त तो आपकी इमोरल विशेस थी पेरेंट्स के साथ, लेकिन वो इमोरल विशेस खत्म हो चुकी हैं और गुड रिलेशनशिप्स बनते हैं मेंबर्स ऑफ बोथ सेक्स के साथ आपके, ठीक है। So this is all something which is normal. So this was all about Freud's psychodynamic theory of psychosexual development। ये बात याद रखिए क्या, इसको psychosexual theory भी कहते हैं, psychodynamic theory भी कहते हैं, ठीक है। और मतलब अगर खाली साइकोडायनामिक थ्योरी लिखा है, फ्रॉइड का नाम ना भी लिखा है, तो दैट मीन्स कि ये वाली थ्योरी है। अगर खाली साइकोसेक्सुअल थ्योरी लिखा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, देन अगेन मीन्स दैट इट इज फ्रॉइड्स थ्योरी, ठीक है। सो दीज आर द 5 स्टेजेस इन द फ्रॉइड्स थ्योरी। अभी अगर आपको इज देयर एनी क्वेश्चन यू नीड टू आस्क, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ नहीं है, तो जस्ट टेल मी, आई विल रिपीट इट। हाँ जी, किधर है सारे? Anything that you haven't understood yet? कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं? बस ये आपके टेस्ट में आना है परसों। Anything that you need to ask or you're unable to understand? हाँ जी, सब समझ आ गई है? कोई क्वेरी नहीं है किसी की? ऑल क्लियर, ग्रेट। सबसे सबको समझ आ गई है, जबरदस्त भाई, क्लास तो बड़ी जबरदस्त है। तो कुछ पढ़ा है अभी टेस्ट के लिए कि नहीं पढ़ा अभी तक?
Okay जी, thank you so much then and all the best for your upcoming test. ठीक है, take care, God bless. हेलो बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?